तो आज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप लोगों का 10th क्लास 2023 का सेट नंबर 7 EB इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10th, कक्षा 10th। क्या सॉल्व करेंगे? गणित सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है वो खंड आ में बहुविकल्पी डिपार्ट का क्वेश्चन है। बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो है 18,25। दूसरा ऑप्शन है जो वो है 5,15। जो सी नंबर ऑप्शन है वो है 7,21। जो डी नंबर ऑप्शन है वो है 31,93। तो बात हम कर लेते हैं सह अभाज्य के ऊपर। सह अभाज्य क्या होता है? हम किन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं? तो बेटा, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 5 और 15 है, बी नंबर ऑप्शन, तो 5 भी 5 से कटेगा और 15 भी 5 से कटेगा, तो एक ही पारे से कट जाएंगी। कहने का मतलब दोनों संख्या। सी ऑप्शन है 7 और 21, 7,21, तो आपका 7 7 से कटेगा, 21 भी 7 से कट जाएगा। 31 और 93 में 31 31 से कटेगा, 93 31 या 93 कट जाएगा। तो ये तीनों विकल्प जो हैं ये एक ही संख्या से डिवाइड होंगे। पर जो 18,25 है वह आपका 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। 25 5 से कटेगा, 25 से कटेगा और एक स्वयं 1 से कटेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जो मतलब स्वयं कटे, एक मतलब उसी कॉमन पाड़े से कट रहा हो। जैसे ये 2 से कट जाएगा तो ये भी 2 से कट रहा हो, ये 5 से कट जाएगा तो ये भी 5 से कट रहा हो, ऐसा ना हो, है ना। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, पर और एक को छोड़ करके ऐसी कोई संख्या ना हो, तो ऐसे युग्म जो होंगे वो सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी या सहसवाच्य संख्या का युग्म कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 18,25। समझ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। समझिए, यहाँ पर लिखा है कि घातों का योग है। ठीक है, तो 144 की अभाज्य गुणन, तो 144 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हम तभी तो कर पाएंगे। 144 से गुणनखंड करते हैं भाई। तो हमने 144 के फैक्टर कर रहे हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 ती
6 बचा 1 2 छक 12, 2 एकन 2 बचा 1 दुर्गठ 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। तो यहाँ पे जो संख्या जितनी बार आएगी उसको उसकी पावर के रूप में लिखेंगे। तो 3 एक बार हो गया, 3 एक बार हो गया, 3 दो बार हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 2 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंडों को आप उनकी घातों के रूप में लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 बार है ना, इंटू 3 की पावर 2। तो इनकी घातों का योग कहा गया है। ये है अभाज्य गुणनखंड। बेटा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है ये, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग करना है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो घातों का जो योग होगा बेटा, घात कितनी है 2। घात क्या होती है? जो किसी संख्या के ऊपर चढ़ी रहती है ना। या हम ऐसे कह दें आपके सर के बाल, तो सर के बाल हो गए घात। तो घात है आपकी 4 और 2, इन दोनों का योग होगा 6। तो 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी तरफ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि m किस m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, समझने की कोशिश करें। ऑप्शन यहाँ पर है m बराबर -6, m बराबर 0, केवल लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, सी में लिख दिया m डज नॉट इक्वल -6। डी ऑप्शन भी दे रहे हैं, उसमें लिखा है m डज नॉट इक्वल 0। समझिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। इन समीकरणों को उठाइए आप, सॉल्व में इन समीकरणों को उठाइए आप, ठीक है। तो x माइनस का 3y बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट दे दें। 3x प्लस my बराबर 1 दे दें। अब यहाँ पर ये आपके तीसरे चैप्टर का सवाल है, पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 लिखेंगे और समीकरण 1 व 2 की दो समीकरण होते हैं आपके a1x प्लस का b1y, ठीक। अब ये 3 आपका इधर होता, अगर सपोज यहाँ होता तो हम प्लस का c1 रखते। आपका बराबर में है, दोनों समीकरण बराबर में, आप बराबर में रखिए। अगर इधर होता, दोनों में इधर होता तो हम इधर ही रखते। अब बराबर में है तो हम बराबर में ही रखेंगे, ठीक है। वाह, दूसरा समीकरण है तो बिल्कुल ऐसे a2x, यहाँ पे a1 किया, यहाँ पे a2 करना है। दो ही समीकरण है, दो में ही तुलना करनी हो तो a1 a2 रखना है। तीसरा यदि बनता कोई वायदा वे, वैसे तो बनना नहीं है, बनता तो आप a3x रखते, प्लस का b2y और बराबर में आपने c रखना, यही रखें c से तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो a1 x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर a1 x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है। तो b1 y का गुणांक है, यहाँ पर कितना है -3 है।
C1 जो प्रॉपर बराबर में है वो कितना है 3, 3 कितना है 3। ठीक है, चलो ऐसे समीकरण 2 की देखो, A2 बराबर कितना होगा 3 होगा, B2 बराबर कितना होगा आपका M होगा, C2 बराबर कितना होगा 1 होगा। फिर वहीं पे एक समांतर प्रच्छेदी है ना, समांतर प्रच्छेदी और संगत ऐसे रेखाओं के लिए आपका एक समीकरण था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू M, C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 1। अगर आप एक बार इसको लेते हैं, यदि आप एक बार इसको लेते हैं, समझिए, तो यहाँ से M बराबर आता है, M बराबर आता है 3 दूनी 6 माइनस का 6। अगर आप एक बार यहाँ से लेते हैं, बात समझना, अभी आपका ये वाला आया, ठीक। अगर आप इसका लेते हैं तो इसका कितना आएगा -3 बराबर 3M, तो 3 से 3 कट जाएगा तो M बराबर -1, एक M बराबर -6, एक M बराबर -1। तो ऑप्शन कह रहा है B बराबर -6, M बराबर -6, M बराबर 0 केवल, M बराबर -6 डज नॉट इक्वल, M बराबर -0 डज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे हिसाब से M बराबर -6 पे लगना चाहिए। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकना जरा। हम लोग तीसरा के थर्ड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि आपका M बराबर -6 डज नॉट इक्वल दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि M बराबर जो -6 है और M बराबर -1 है, दोनों मान अलग अलग हैं। एक जैसे आते तो हम लोग कह पाते कि ये आपका M बराबर -6 है। दोनों के मान भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे M बराबर M इज डज नॉट इक्वल -6, M डज नॉट इक्वल -6। इतना आपको सॉल्व करना है और इतना आपका आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसीलिए आपको इस पर टिक करना है। 0 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये भी नहीं होगा, तो यही वाला होगा, मतलब डज नॉट इक्वल बराबर है। मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 0 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर अभी आप नोट कर सकते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।